बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट है। इसकी पहली ही डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट पहले ही नेटवर्क की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं। नेटवर्क की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। और इसकी पॉपुलर एग्जांपल के अंदर हमने इंटरनेट को देखा था। इंटरनेट क्या होता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक इंटरनेट बनता है। Internet is the largest collection of the computers all over the world that are connected to one another. बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं। It is a global network of the computers. These are connected through the different telecommunications links like telephone lines, fiber optics and wireless connections. अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। कि सबसे पहला जो कंप्यूटर है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर्स, जो डेवलप हुआ 1940 के अंदर। ये पहला कंप्यूटर था जो आया। ये आप साथ पिक्चर भी देख सकते हैं। जब ये कंप्यूटर्स आया तो इस कंप्यूटर्स के आने के बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स आए, लेकिन अभी तक कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे। हर कंप्यूटर इंडिविजुअली ही काम कर रहा था। जब एक कंप्यूटर से ने दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना होता था तो मैन्युअली एक कंप्यूटर से डाटे को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते थे। ये मसला तब बढ़ता चला गया जब एक कंप्यूटर एक सिटी में होता था और दूसरा कंप्यूटर दूसरे सिटी में होता था और दोनों कंप्यूटर से एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र करना होता था तो हम डाटे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मिड 1960 के अंदर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी एजेंसी को बोला। उस एजेंसी का नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था। इसको बोला कि कोई एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकें और हमें दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट रिसर्च में काम कर रहे थे और वो उनकी रिसर्च को देख सकें कि उस पर काम क्या हो रहा है और हम उस पर काम करें या ना करें। तो फिर 1969 के अंदर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स ने काम करना शुरू कर दिया। इसने क्या काम किया? इसने 4 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थे किसी तरह उनको कनेक्ट कर दिया, जिसको ARPANET का नाम दिया गया। फिर ARPANET ने 1971 सितंबर में फिर और यूनिवर्सिटीज को भी कनेक्ट कर लिया किसी वायर्स के ज़रिए से, क्योंकि अभी तक हम इसे इंटरनेट नहीं बोल सकते थे क्योंकि इंटरनेट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक इंटरनेट बनता है। लेकिन अभी तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे थे, इसलिए इसे हम इंटरनेट का नाम नहीं दे सकते। इंटरनेट तो फिर 1972 के अंदर बर्थ ऑफ द इंटरनेट हुई, जिसमें 2 साइंसदान थे, विंडक्राफ्ट और बॉन्ग खान। ये दोनों ARPANET बनाने वाली टीम का हिस्सा ही थे। अब ये एक ऐसे नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम इन्होंने नेटिंग प्रोजेक्ट रखा। इस प्रोजेक्ट में 2 मुख्तलिफ नेट को कनेक्ट कैसे करते हैं इस पे वो काम कर रहे थे। इस काम के लिए इन दोनों ने एक ऐसी डिवाइस डेवलप की जिसका नाम इन्होंने गेटवे रखा, जो कि आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी देख चुके हैं। और फिर एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया TCP और IP, ये भी आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद और भी बहुत सी डिफरेंट कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 1981 के अंदर CSNET
stand for the computer science network. It was a networking project जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशंस, इस नेट को नेशनल साइंस फाउंडेशंस ने बनाया। इसके बाद और भी बहुत सी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि 1986 के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने भी, जब CSNET की स्पीड लोगों को कम लगना शुरू हुई तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क्स आया और इसको 5 सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया और जिसकी स्पीड 1.544 मेगाबाइट पर सेकंड थी। जब 1990 के अंदर ARPANET रिटायर हुआ और फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क्स की मदद से। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, और भी बहुत सी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया। इस टाइम इंटरनेट का कोई भी ओनर मौजूद नहीं है और डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट मिलके इंटरनेट को इस टाइम चला रही हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम में आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। आईपी एड्रेसिंग एक यूनिक आईडी होती है जो हर कंप्यूटर्स को नेटवर्क की तरफ से प्रोवाइड की जा रही होती है। इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक IPv4 के अंदर और एक IPv6 के अंदर। जिस तरीके से हर पर्सन का अपना एक आईडी कार्ड, एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर्स होता है, इसी तरीके से आईपी एड्रेस भी हर कंप्यूटर्स का डिफरेंट होता है जो नेटवर्क की तरफ से एलोकेट किया जाता है। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क की तरफ से एक आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, एक आईडी दे दी जाती है। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं वो आईपी एड्रेस आपसे ले लिया जाता है और वो किसी और को एलोकेट कर दिया जाता है। जितनी दफ़ा आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जितनी दफ़ा आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं तो तब आपको कोई एक आईपी एड्रेस दिया जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो तब आपसे वो आईपी एड्रेस ले लिया जाता है। IPv4, अगर हम IPv4 की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वर्जन 4 की हम बात करने जो जा रहे हैं। इसकी अगर साइज़ की बात करूं, इसका 32 बिट साइज़ है और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक है। इसके ऑक्टेट 4 हैं और का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप ये वाला है, दूसरा ऑक्टेट ये वाला है। ऑक्टेट को हम ग्रुप भी बोलते हैं, मैंने अभी आप ग्रुप बोला है। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। और इसकी आप रेंज इन सब की आप चेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक हर ऑक्टेट की जो रेंज है वो 0 से लेके 255 की रेंज के अंदर ही आ रहा है। और एक ग्रुप, एक ऑक्टेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है 8 बिट के अंदर, इसको भी कन्वर्ट किया जाता है 8 बिट के अंदर, इसको भी कन्वर्ट किया जाता है 8 बिट के अंदर, इसको भी कन्वर्ट किया जाता है 8 बिट्स के अंदर। अब देखा जाए तो ये यहाँ पे 4 ग्रुप हैं, 4 ऑक्टेट हैं और हर ग्रुप जो है वो 8 बिट ले रहा है। 8 बिट कुछ 4 के साथ, 8 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 बिट्स आते हैं। IPv4 इस टाइम 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन मौजूद है वो तकरीबन 8.1 बिलियन लोग मौजूद हैं। अगर तमाम लोग एक ही वक्त में इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो IPv4 की रेंज तो इस टाइम कम हो चुकी है, क्योंकि ये तो 4.3 बिलियन है, तो बाकी के लोग कहाँ पे जाएंगे। तो इस सॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आया। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूं, इसका साइज़ 128 बिट है। और दूसरा मैं यहाँ पे IPv4 के बारे में ये भी बताता जाऊं तो इसको हम डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं और इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कॉमास का इस्तेमाल किया गया।
IPv6 के अंदर इसका जो साइज है वो 128 बिट है, और यहाँ पे इसमें एक हेक्साडेसिमल डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जो ऑक्टेट होते हैं, इसके जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे 8 हैं। पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और आठवां है। इसके 8 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप को सेपरेट किया गया है कॉलम्स की मदद से। लेकिन IPv4 को हमने सेपरेट किया था कोमा की मदद से, और इसे कॉलम्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेपरेट हम कर रहे हैं। और हर ग्रुप के अंदर कोई एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाए। अब हेक्साडेसिमल्स होते कि आप 9th और 10th के अंदर कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों ने की हुई है उनको पता है, मैं आप दोबारा से बता देता हूँ। 0 से लेके 9 तक हमारे जैसे डेसिमल्स में आ रहे हैं ऐसे ही आएंगे। जैसे ही 10 आता है तो हम उसे A कहते हैं, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F। और हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है। इसका एक ग्रुप है, एक ऑक्टेट जो है ये 16 बिट्स बना रहा होता है। ये भी 16 बिट है, ये भी 16, 16, 16, 16, 16 और ये भी 16। यहाँ पे 8 ग्रुप हैं। 16 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 128 बिट्स बन रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इसके जो ऑक्टेट हैं वो 8 हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। इसके ऑक्टेट 8 हैं। इसको जो सेपरेट किया गया है वो कॉलम्स की मदद से किया गया है, और इसके अंदर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हेक्साडेसिमल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। IPv4 की यहाँ पे जो रेंज है ये मैंने IPv4 की ही लिखी हुई है, ये IPv6 की रेंज नहीं है। IPv6 की जो इस टाइम रेंज है वो